नमस्ते। कैसे हैं भाई? ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। चैप्टर 9 क्लास 9 आ जाइए। चैप्टर 9 क्लास 9 8 चैप्टर तक हम लोग कर चुके हैं ना। चैप्टर 9 क्लास 9 हम पढ़ेंगे क्या? तो हम पढ़ेंगे बल तथा गति के नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, और ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 9 अध्याय 9। ठीक, बिल्कुल इससे क्वेश्चन निकाल करके उपलब्ध कराया हूं और इन सब क्वेश्चन को कलेक्ट करके एक बढ़िया सा कंबाइंड पीडीएफ तैयार किया गया है। ये प्रिंट करा करके इसको में किया गया है। अब इससे एक एक क्वेश्चन जो है वो करा देंगे। ठीक है, तो बने रहिए, धैर्य बनाए रहिए। सॉरी, एक एक प्रश्न का हम यहाँ पर अच्छे से अध्ययन करेंगे। जो एग्जाम में आते हैं प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, आप लोग को पता है। इधर उधर आप लोग को प्रश्न नहीं मिलता है तो आप लोग कहते हैं कि पता नहीं किस पुस्तक से पूछ दिया है, तो वो होता है एनसीईआरटी का है। ठीक, खास करके बिहार के परीक्षाओं में तो आप मत कहिए, एनसीईआरटी के अलावा लग रहा है कि इधर उधर जा ही नहीं रहा है। तो एनसीईआरटी आपको कंपलसरी है, आप मान के चलिए पढ़ना। ठीक ना। तो हम देखने वाले हैं चैप्टर 9 क्लास 9। एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक गैलीलियो द्वारा नहीं लिखी गई है? गैलीलियो द्वारा न लिखी जाने वाली पुस्तक। तो देखिए, जो पुस्तक स्टारी मैसेंजर है ये गैलीलियो के द्वारा ही लिखा गया है, लगभग 17वीं शताब्दी में, है ना, 1600 कुछ ईस्वी में, 10 के आसपास ये गैलीलियो के द्वारा लिखी गई है। हमें क्या बच्चे देखिए करते क्या है परीक्षा में कि जैसे ही देखते हैं कि इनमें से कौन सी पुस्तक गैलीलियो, और गैलीलियो देखे कि नहीं कि अरे ये तो है स्टारी मैसेंजर गैलीलियो का, लगा दिए। तो ये ध्यान देना है कि नहीं वाला पर फोकस करना है आपको। तो स्टारी मैसेंजर गैलीलियो का है। डिस्कोर्स ऑन टू न्यू साइंसेस ये भी गैलीलियो का है। आप अगर आगे देखोगे तो देखिए, एक पुस्तक आपको दिखाई देगा न्यूटन का, आइजैक न्यूटन का, वो है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया 1687 में प्रकाशित हुआ है, ठीक ना। और ये न्यूटन का है। हमें जानना था कि गैलीलियो का नहीं है, तो हमारा जो विकल्प आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा प्रिंसिपिया। ठीक है, चलिए हम आते हैं दूसरे सवाल पर। जब कोई गतिशील मोटर कार अचानक रुकती है तो हम आगे की ओर झुकने लगते हैं। देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि हर वस्तु अपनी स्थिति बनाए रखना चाहती है। जैसे कोई वस्तु अगर रुकी हुई है, कोई वस्तु अगर रुकी हुई है, ठीक ना, कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो वो रुके ही रहना चाहेगी, वो चाहेगी कि रुके ही रहे। अब कोई वस्तु चल रही है तो वो चाहेगी कि चलते ही रहना चाहे। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब कोई गतिशील वस्तु, मतलब कोई वस्तु चल रही है, कार जैसे चल रही है, ठीक है, चल रही है, तो ये चलते ही रहना पसंद करेगी। लेकिन जब ये अचानक रुकती है, जैसे ब्रेक लगा लिया जाता है, तो कार तो है कि चलती ही रहना पसंद कर रही है, लेकिन लगा दिया गया ब्रेक, रोक दिया गया, तो आगे की ओर झुक जाते हैं। जैसे कार है, ये कार, ये मान के चलो कार है, ठीक, कार ये चल रहा है, इसमें एक पीछे बैठे हैं आप, पीछे बैठे हैं, कोई भी बैठा हो आगे पीछे कहीं भी, कार तो चल रही है, कार पर तो ब्रेक लगा, लेकिन आप पर ब्रेक नहीं लगा तुरंत, आप आगे ही बढ़ते रहना चाहें। पुनः समझिएगा, मैंने बताया कि न्यूटन का ये पहला नियम कहता है कि कोई भी पिंड जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वो रहना चाहती है। जैसे एक कार चल रही है, ठीक है, कार में आप बैठे हो, कार पर तो ब्रेक लगा दिया गया, कार के जो टायर हैं उन पर तो ब्रेक लगा दिया गया, लेकिन उसमें आप बैठे हैं, आप भी चल रहे हैं ना कार के साथ, आप पर ब्रेक नहीं लगा, इसलिए आप आगे की ओर ऐसे झुकते हो, आप बढ़ते ही रहना चाहते हो। समझ रहे हैं बात को? ये है जड़त्व, इनर्शिया। यही तो है न्यूटन का जो जड़त्व का नियम है, यानी प्रथम गति नियम। इसी बात को दर्शाता है कि अगर कोई रुका है तो रुका ही रहना चाहता है,
कोई वस्तु चल दिया तो वो चलते ही रहना चाहता है, ठीक है। तो ये है पॉइंट। चलिए चलिए आगे चलते हैं। अब इनमें से कौन संवेग को परिवर्तित करने वाली मुख्य राशि है? देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा आप, मुख्य राशि की बात कर रहा है, मुख्य राशि की बात कह रहा है। संवेग तो परिवर्तित हो सकता है और भी राशि से, बट मुख्य जो राशि है वह क्या है? तो मुख्य राशि जो है वो है फोर्स। यानी कि संवेग को परिवर्तित करने वाली जो मुख्य राशि है, जो मेन राशि है, वह क्या है भैया? वह है फोर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुख्य राशि फोर्स है, बल है। चलिए इसी प्रकार से इनमें से किसके परिवर्तन से संवेग में परिवर्तन? परिवर्तन तो संवेग में वेग से भी होगा, आवेग से भी होगा, समय से भी होगा, बट मुख्य राशि पूछे तो बल होगा, क्योंकि बल लगाएंगे तभी आपका आवेग भी चेंज होगा। ठीक है, तो मुख्य राशि बल होगा, बाकी वेग से भी परिवर्तित होगा, आवेग से भी। तो यहां पर हो जाएगा यह सभी। आ जाइए, किसी वस्तु पर लग रहे बल का मान किससे प्राप्त किया जा सकता है? बल का मान, बल का मान तो आपने पढ़ा है ना, फोर्स बराबर क्या होता है? बल का मान तो एम ए, मास और एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण। तो क्या हो जाएगा? एम ए यानी कि द्रव्यमान और त्वरण। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास और एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछता है, इजी होता है लेकिन थोड़ा सा घुमा देता है। आ जाइए, न्यूटन के तीसरे गति नियम के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। तीसरा गति नियम यानी कि न्यूटन का 3 गति नियम है, ये आप जानते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। हम आगे और विस्तार में चर्चा भी करेंगे। तो तीसरे गति नियम के बारे में कह रहा है। तीसरा गति नियम जो होता है वो होता है एक्शन रिएक्शन, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, जैसे हम दीवार पर गेंद मारे तो जितनी तेजी से मारेंगे उतनी ही बल से वो वापस आएगा, उतनी ही तेजी से वो आएगा वापस। ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है। तो कह रहा है कि बल सदैव युगल रूप में कार्य करता है, युगल रूप में कार्य कर रहा है, गया और आया। ठीक है, एक्शन हुआ और रिएक्शन हुआ, दोनों युगल रूप में कार्य करता है। न्यूटन का तीसरा गति नियम हमेशा। तो पहला कथन होगा सही। दूसरा कथन, ये बल सदैव एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं। नहीं, एक ही वस्तु पर कार्य नहीं करता है, अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। जैसे कि आप गेंद या पत्थर को दीवार पर मारते हो तो आपने जो बल लगाया वो दीवार पर लगा, और दीवार ने जो फिर लगाया वो आपकी गेंद पर लगा, तो दो अलग अलग वस्तुओं पर लगा है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो कहेंगे कि पहला कथन तो सही है कि युगल रूप में होता है, बट जो एक ही वस्तु की बात है वो एक ही वस्तु पर नहीं, अलग अलग वस्तु पर। तो एक सही है तथा कथन 2 जो है वो गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक सही है तथा कथन जो 2 है वो गलत है। आ जाइए आगे। हाँ, किसी पिंड को गति कौन सा प्रदान करता है? किसी पिंड को गति अगर देना है, गति देना है तो भैया असंतुलित बल होना चाहिए, क्योंकि संतुलित बल अगर लगेगा तो कुल जो बल होगा वो हो जाएगा 0, और जब 0 हो जाएगा तो वो गति नहीं प्रदान होगा। ठीक है, जब टोटल बल 0 हो जाएगा, संतुलित रहेगा, बैलेंस रहेगा, तो 0 हो जाएगा कुल बल का मान। तो कुल बल जो मान 0 हो जाएगा तो वो गति प्रदान नहीं कर सकता है। गति प्रदान करने के लिए अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता होगी, मतलब असंतुलित बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए, कोई वस्तु समान वेग से तभी तक गतिशील रह सकती है, कब तक? जब उस पर जो घर्षण बल हो वो संतुलित हो। घर्षण बल संतुलित हो या कुल जो बल हो वह लगने वाला कुल बल क्या हो? 0 हो, तभी समान वेग से गतिशील रह सकती है। तो यहाँ पर कुल वेग 0 नहीं हो, द्रव्यमान 0 है, कुल बल 0 नहीं हो, द्रव्यमान 0 है, तो वो द्रव्यमान से नहीं है, मतलब हमको घर्षण बल संतुलित हो। ये हो जाएगा सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर, की घर्षण बल संतुलित हो। यह ऑप्शन में रहता कि कुल बल 0 हो तब भी समान वेग से गतिशील रहता। ठीक है, चलिए, गैलीलियो का जन्म हुआ था 15 फरवरी 1564 को, कहाँ में? पीसा, इटली में। ठीक है, कहाँ में हुआ था? पीसा, इटली में। तो दोनों प्रश्न आप कर लीजिए, 15 फरवरी 1564 और पीसा, इटली में। ठीक है,
आइए, पुस्तक द लिटिल बैलेंस, पुस्तक द लिटिल बैलेंस किसकी है? तो लिटिल बैलेंस पुस्तक जो है ये भी गैलीलियो की है। पुस्तक द लिटिल बैलेंस किसकी है? तो ये है गैलीलियो गैलीलेई की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुस्तक द लिटिल बैलेंस गैलीलियो। प्रथम लोलक घड़ी, प्रथम लोलक घड़ी की संरचना दिया था किसने? तो संरचना दिया तो था गैलीलियो ने ही, और हम संरचना ही पूछ रहे हैं, लेकिन अगर तैयार किया किसने? तो क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने तैयार किया था। तो यहाँ तैयार की नहीं बात की गई है, यहाँ स्ट्रक्चर की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर संरचना की बात की गई है, तो गैलीलियो होगा। किसने सर्वप्रथम बृहस्पति के चारों ओर घूमते उपग्रहों को देखा? तो ये भी देखने वाले जो थे वो गैलीलियो ही थे। गैलीलियो ही नहीं, सर्वप्रथम बृहस्पति के चारों ओर घूमते हुए उपग्रहों को देखा। ठीक है, आ जाइए, पुस्तक लेटर्स ऑन द सनस्पॉट, पुस्तक है लेटर्स ऑन द सनस्पॉट, किसने लिखी है? तो ये भी आपको गैलीलियो की ही पुस्तक होगी। किसकी होगी? गैलीलियो की ही पुस्तक होगी, लेटर्स ऑन द सनस्पॉट। ठीक है, चलिए, ये मैं पहले बता चुका। न्यूटन का कौन सा नियम बताता है कि वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखती है? न्यूटन वही जड़त्व का नियम है, वस्तु अगर चल रही है तो वो चलते रहना चाहेगी, अगर रुक गई तो वो रुके रहना चाहेगी। ऐसा न्यूटन का प्रथम गति नियम, जिसको जड़त्व का भी नियम कहते हैं। ठीक है, इसको जड़त्व का भी नियम कहते हैं। तो प्रथम गति नियम। आ जाइए, अगला सवाल, न्यूटन के किस गति नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? मैं बार बार वही बता रहा हूं कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। बस के चलने पर व्यक्ति का पीछे झुकना किसका उदाहरण है? मैं पहले भी बताया कि कार चल रही थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर होगा। कार चल रही थी तो व्यक्ति रुकता है, तो कार चलने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। कार चल रहा है, अचानक रुके, लेकिन अगर रुकी हुई बस चलती है तो व्यक्ति पीछे की ओर झुकता है, ना कि आगे की ओर, दोनों में अलग है। तो ध्यान रखिएगा, बस के अचानक चलने पर व्यक्ति कहाँ जा रहा है? पीछे, यानी कि व्यक्ति जो है यह रुका रहना चाह रहा था, बस जो है वो चल दिया है, तो व्यक्ति प्रभावित हुआ है ना, व्यक्ति पीछे की ओर झुका है। व्यक्ति चाह रहा था कि मैं रुका रहूं। यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि गति का जड़त्व होगा कि विराम का जड़त्व। तो ध्यान रखिएगा, प्रभावित कौन हुआ? व्यक्ति। व्यक्ति क्या चाह रहा था कि मैं विराम अवस्था में हूं तो विराम में ही रहूं, इसलिए विराम का जड़त्व होता है। व्यक्ति झुकना विराम का जड़त्व। और अगर कार चल रही हो और कार को अचानक रोका जाए, तो साथ में आदमी भी चल रहा हो, आदमी प्रभावित हुआ, आदमी गति में रहना चाह रहा था, उस समय गति का जड़त्व होगा। तो दोनों में एकदम बेसिक सा अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। विराम जब रुका रहे, रुक मतलब रुका है गाड़ी, और गति का जड़त्व गाड़ी चल रही होती है। चलिए, चलती बस के अचानक रुकने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। देखिए, जब पीछे की ओर झुक रहा था तो आप बता दिए कि भैया वो तो विराम का जड़त्व है, लेकिन कार चल रही है, बस चल रही है, बस चल रही है, आदमी भी चल रहा है, बस रुक गई लेकिन आदमी नहीं रुका और गति में ही रहना चाह रहा था, इसलिए गति का जड़त्व हो जाएगा। ठीक है, वस्तु का जड़त्व किससे मापा जाता है? तो वस्तु का जड़त्व जो है वो उसके द्रव्यमान, मास से मापा जाता है। ठीक है, चलिए, किससे? मास से मापा जाता है, द्रव्यमान से। वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का हमेशा विरोध करेगा, ये हो जाएगा आपका जड़त्व। जड़त्व अवस्था परिवर्तन का जो है वो विरोध करता है। ठीक है, चलिए, ये बता दिया आपको पहले ही, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो किसका माप होता है? तो उसके जड़त्व का माप होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान। अब ये सारे प्रश्न जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब बल मत लगा दीजिएगा, ठीक ना, एग्जाम में ऐसे फंसा देता है। जड़त्व का है किसी वस्तु का द्रव्यमान, उसके जड़त्व का माप होता है भाई, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न तो मैं पहले करा ही चुका।
वह प्राकृतिक गुण जो वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है वो जड़त्व है, इनर्शिया है। ठीक है, वह प्राकृतिक गुण जो वस्तु के विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता हो वो कौन है? तो जड़त्व है, यानी इनर्शिया है। आ जाइए, जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। और ये प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा गया है। ऐसे प्रश्न जब पूछे जाते हैं ना तो बच्चे चित्त हो जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब कोई असंतुलित बाह्य बल, बाहरी बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। यह न्यूटन के किस गति नियम में दर्शाया गया है? जैसे कोई फुटबॉल है, ठीक है, और उस पर आप मारते हो किक तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। यह न्यूटन के दूसरे गति नियम पर आधारित है। किस गति नियम पर आधारित है? दूसरे गति नियम पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, एकदम लाइन रट लीजिए, ये लाइन हुबहू आएगा एग्जाम में। ये लाइन आपको रट लेना है कि जब कोई असंतुलित बाहरी बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है। यह न्यूटन के दूसरे गति नियम के में दर्शाया गया है। वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। जब आप फुटबॉल को, रुकी फुटबॉल को किक मारते हो तो उसके गति में परिवर्तन होता है और उसमें त्वरण भी आ जाता है। ये दूसरे गति नियम का ही उदाहरण है। ये भी किसका उदाहरण है? तो ये भी दूसरे गति नियम का ही उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगले सवाल, अगला सवाल है वस्तु, हाँ ये तो हो गया। संवेग नामक राशि को प्रस्तुत किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? संवेग नामक राशि को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था आपके न्यूटन के द्वारा। संवेग नामक राशि को न्यूटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संवेग का सूत्र क्या होता है? तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान और वेग, मतलब मास और वेलोसिटी। ठीक है, m/v, मास गुणे यानी द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, हाँ, संवेग में होता है क्या? मास और वेलोसिटी, यानी कि वेग है तो दिशा तो होगा ही और परिणाम होगा ही। तो क्या हो जाएगा? परिणाम और दिशा दोनों। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। संवेग का ऐसा ही मात्रक, मैंने क्या बताया? संवेग बराबर मास और वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का क्या होता है? केजी होता है, तो द्रव्यमान का लगाएंगे केजी, और वेग मीटर प्रति सेकंड है ना, तो मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड। इसको आप न्यूटन सेकंड भी कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हो? न्यूटन सेकंड भी। तो दोनों बी और सी दोनों हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आ जाइए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होता है। हमने बताया था ना कि कोई बाह्य बल किसी बाह्य असंतुलित बल कार्य करे, है ना, तो ये जो फुटबॉल वाला उदाहरण भी दिया था तो वो न्यूटन के दूसरे गति नियम के था अनुसार। ये भी प्रश्न उसी से मिलता जुलता आपका है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के कैसा होता है? समानुपाती। देखिए, अब प्रश्न आपको यहां से भी पूछेगा एग्जाम में। एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के कैसा होता है? समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, है ना, या कुछ और भी दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, समानुपाती, असंतुलित बल के समानुपाती होता है। यह न्यूटन के दूसरे गति नियम से पता चलता है। यह भी ध्यान रखिएगा, समानुपाती होता है उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती। ठीक है, आइए, बल का व्यंजक F बराबर ma आपको बताया जा चुका है कि F बराबर m में न्यूटन के दूसरे गति नियम से है। बल का व्यंजक F बराबर m में न्यूटन के किस गति नियम से है? तो ये आपको पता है कि न्यूटन के दूसरे गति नियम से है। ठीक है, आ जाइए।
देखिए बल का व्यंजक यानी F बराबर m में दूसरे गति नियम, लेकिन बल की परिभाषा प्रथम गति नियम। अब बच्चा कंफ्यूज होता है एग्जाम में कि परिभाषा प्रथम नियम से था कि व्यंजक। तो देखिए प से लिखते हैं आप प्रथम और प से परिभाषा, तो ये प्रथम गति नियम, बस इतना है, शॉर्ट याद रखिएगा, आपको जो है वो याद हो जाएगा। चलिए त्वरण का है साय मात्रक एक्सेलरेशन। त्वरण का मैं पहले भी बता चुका हूं 8 क्लास में 8 चैप्टर में कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर प्रति सेकंड वर्ग कह लीजिए, एक ही चीज है। बल का साय मात्रक होता है न्यूटन, या आप भली भांति जानते हैं बल का साय मात्रक न्यूटन। किस गति नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि, बल को मापने की विधि जो प्राप्त होती है वो आपको प्राप्त होती है किससे, तो F बराबर एम ए। आप अभी पढ़े ना F बराबर एम ए, तो F बराबर एम ए क्या है, F बराबर एम ए, बल को मापने की यानी कि बल का परिमाप, ठीक है, बल को मापने की। किस गति नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की, तो F बराबर एम ए क्या हो जाएगा, दूसरे गति नियम। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहेंगे हाँ हो जाएगा। कौन सा गति नियम, तो दूसरा गति नियम। क्रिकेट में तेज आती गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी हाथ पीछे खींचता है, यह किस गति नियम के कारण, यह किस गति नियम का उदाहरण है, तो भैया हाथ खींचता है वो समय को कम करता है, टाइम को कम करता है, ठीक है, ये दूसरे गति नियम का उदाहरण है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछता है कि ये किस गति नियम का उदाहरण है, दूसरे गति नियम का। और ऐसा क्यों करता है वो अगले प्रश्न में देखेंगे। कैच पकड़ने के बाद खिलाड़ी हाथ पीछे खींचता है, क्योंकि गेंद का जो वेग है वो शून्य करने में वो समय को बढ़ा रहा है। जैसे यहीं रोकेंगे तो चोट लगेगा, उसको पकड़ के पीछे लाएंगे तो टाइम लगेगा ना, तो वेग को शून्य करने में वो समय लेता है, इसी वजह से कम चोट लगता है, दूसरे गति नियम का उदाहरण है। किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहा गया है, पहले ही बता चुका हूं कि न्यूटन का तीसरा गति नियम जो है एक्शन रिएक्शन कम है ना। चलिए क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दूसरे वस्तुओं पर, अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, पहले ही बता चुका हूं, सदैव अलग अलग वस्तुओं पर। साइकिल चलाना संभव हो पाता है, साइकिल चला रहे हैं मतलब टायर जो है आगे बढ़ने के लिए धरती को पीछे धक्का दे रहा है, तो एक टायर पर लगा रहा है धरती फोर्स और टायर लगा रहा है धरती पर, यानी एक्शन रिएक्शन, यानी दोनों हो जाएगा, तीसरा गति नियम। ये प्रश्न ध्यान से देखिएगा, नहीं गलती हो जाता है। बंदूक से गोली चलने पर, बंदूक पीछे जब फायर करोगे आप तो ट्रिगर दबाओगे तो गोली निकलेगी तो वो झटका देगा पीछे की ओर, मतलब गोली आगे गई और उस पूरी ताकत से पीछे धक्का दिया, तो यहाँ बंदूक पर एक फोर्स लगा, एक फोर्स गोली पर लगा, एक्शन रिएक्शन दोनों हुआ, यानी कि तीसरा गति नियम। पक्षी का उड़ना, पक्षी हवा को पीछे काट रहा है, हवा उसको आगे ढकेल रहा है, तो तीसरा गति नियम हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों अलग अलग बल लग रहा है तो तीसरा गति नियम हो जाएगा यहाँ पर। रॉकेट का उड़ना, रॉकेट में देखिए फ्यूल रहता है, तो जब दहन होता है तो फ्यूल पूरी ताकत नीचे की ओर लगाता है और ऊपर की ओर वो उड़ता है, तो यहाँ पर भी एक्शन रिएक्शन फोर्स हो जाएगा, तीसरा गति नियम। गोली चलने, देखिए ये प्रश्न और ये प्रश्न दोनों अलग है। गोली चलने पर अगर धक्का दे तो कहेंगे कि धक्का दे रहा है यानी कि तीसरा गति नियम, लेकिन गोली लगने पर गहरा घाव होता है, क्यों, जैसे गेंद आ रहा था, गेंद को आप पकड़े, हाथ रोके रहते तो चोट लगता, आपने वेग को कम करने के लिए, शून्य करने के लिए समय लिया, तो ये दूसरा गति नियम होगा। गोली लगने पर घाव लगता है, ये न्यूटन के दूसरे गति नियम से, ठीक है, दूसरे गति नियम से। नाव से कूदने पर नाव का पीछे जाना, नाव पर से आप कूदे तो आपने पैर से नाव को पीछे धक्का दिया और नाव आपको आगे धक्का दिया, यानी कि तीसरा गति नियम, एक्शन रिएक्शन यहां पर हो जाएगा। बस इतना ही है क्या, देख लेता हूं, नहीं और है। कथन है संतुलित बल गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकती है, संतुलित बल है, बैलेंस है, तो वो गति की अवस्था को कैसे परिवर्तन करेगा, नहीं करेगा, तो पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन, किसी पिंड को गति प्रदान करने के लिए असंतुलित बल आवश्यक है, बिल्कुल,
असंतुलित रहेगा तभी उसको गति प्रदान करेगा। दोनों कथन सही हो जाएगा, सी। किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? त्वरित करना है, तो त्वरित करना है तो उसके लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होगी। किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो वो हो जाएगा असंतुलित बल की आवश्यकता। हाँ, अब लास्ट है तो लास्ट, ये देखिए तो हो गया ना। किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो वो आवश्यकता होगी आपको असंतुलित बल की। संतुलित से नहीं, घर्षण से नहीं, शून्य बल से नहीं, क्या होगा? संतुलित बल है किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए। तो क्लास 9th चैप्टर 9 हमारा समाप्त हुआ। कल हम पढ़ेंगे चैप्टर 10। और देखिए ये सारे प्रश्न आपको इस पीडीएफ में उपलब्ध कराया हूं। अगर नए हैं मेरे भाई, तो अगर ये पीडीएफ है तो आपके पास रिवीजन करने के लिए सोचना नहीं है। जो भी चीजें बताया हूं नोट करेंगे और आप इसको इजिली क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, ठीक है। हमारा अगला जो चैप्टर होगा वो होगा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में भी सवालों की संख्या है खूब भरा भरा, है ना। तो ये सब प्रश्न देखिए, ऐसे प्रश्न पूछता है एग्जाम में। अगला चैप्टर और मजेदार होने वाला है, तो घबराइए मत, आ रहे हैं अगले चैप्टर में। इस वीडियो में आप इतना ही देख पाएंगे, चैप्टर समाप्त हुआ ये वाला। फिर मिलते हैं गुरुत्वाकर्षण के साथ अगले वीडियो में। कोई डाउट, किसी सवाल में कोई संदेह या पीडीएफ लेने में किसी को दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।